ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं जो मुझे आपसे पूछने हैं और उनके आंसर भी बताऊंगा, बट पहले आप लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं बताता हूँ। क्लियर? तो अपने पास तीन टाइप के सीएसएस है, एक इनलाइन, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो प्रायोरिटी किसकी हाई होती है? किसकी हाई होती है? इंटरनल की। इंटरनल की, इनलाइन की। ठीक है। अब इट डिपेंड्स कि इंटरनल और एक्सटर्नल में कौन हाई होती है, किसकी प्रायोरिटी इंटरनल में हाई होती है और किसकी एक्सटर्नल में। ये भी तो एक पॉइंट है। अब देखो, मान लो कि मेरे पास तीन टाइप की सीएसएस है। ठीक है, एक है इंटरनल, एक है इनलाइन और एक है एक्सटर्नल। ठीक है, ये तीन टाइप की सीएसएस मैंने लिख रखी है। अब मेरे पास एक पेज है, उसके अंदर मैंने एक H1 लगा रखा है। कौन क्या लगा रखा है? H1। H1, ये H1 टैग है, H1 क्लोज। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने हेलो लिख रखा है। क्लियर? अब मैंने इसको H1 को टारगेट कर रखा है सबसे पहले इनलाइन में। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कुछ भी, यहाँ पर मैंने कलर दे रखा है रेड। ठीक है। और इनलाइन में मैंने इस H1 को टारगेट करके, सॉरी इनलाइन तो हो गया, अब इंटरनल को मैंने क्या किया, H1 को टारगेट किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया कलर, मान लो इसका कलर कर दिया मैंने ऑरेंज। और ऐसे ही मैंने एक्सटर्नल में भी टारगेट किया और वहाँ पर भी मैंने H1 का कलर क्या दे दिया, ब्लू। ठीक है। तो ये तीन चीज़ें मैंने एक साथ दे दी, एक साथ। क्लियर? मैंने इसको इंटरनल को भी कनेक्ट कर दिया, मैंने एक्सटर्नल को भी कनेक्ट कर दिया, मैंने इनलाइन में दे दी। तो अब ये बताओ कि किसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, मतलब H1 का कलर क्या रहेगा? रेड रहेगा। क्यों? क्योंकि इनलाइन की जो प्रायोरिटी है वो हाई रहती है, इसीलिए यहाँ पर रेड रहेगा। मान लो इनलाइन हटा दिया, अब इंटरनल और एक्सटर्नल है, तो अब क्या रहेगा? पक्का? इट डिपेंड्स कि आपने CSS कहाँ लिंक करी हुई है। अब आपका जो हेड टैग है, यहाँ पर अगर अपन देखें हेड, यहाँ पर हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर हेड क्लोज हो रहा है। क्लियर? अब इसके अंदर यहाँ पर मैंने स्टाइल शीट पूरी लिखी हुई है, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लिखी। ठीक है। अब इसके अंदर मैंने सब कुछ लिख दिया। अब मैंने अपनी CSS जो एक्सटर्नल CSS है वो यहाँ पर कनेक्ट कर रखी। क्लियर? यहाँ पर कनेक्ट करी। अब मैंने क्या किया, इंटरनल CSS में मैंने कलर दे रखा है ऑरेंज और एक्सटर्नल CSS में मैंने कलर दे रखा है ब्लू। तो आपके हिसाब से अभी कौन सा कलर उस पर आना चाहिए, H1 पे? ब्लू आना चाहिए, क्योंकि ब्लू किस में दे रखा है, एक्सटर्नल में। पक्का ब्लू आएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, ठीक है, आप बोल रहे हो कि ऊपर लिखा हुआ है इसलिए हो रहा है। मैंने बोला कि ऐसा नहीं होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आखिरी में लिखा है ना उसको प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि कोड रीड कैसे होता है, ऐसे। ठीक है। तो सबसे पहले ये कलर चेंज कर देगा, फिर ये कलर चेंज कर देगा, फिर आखिरी में जाके वापस ये चलेगा तो ये कलर चेंज नहीं करेगा। आखिरी में मान लो कि सबसे पहले इंटरनल चल गया, अब इंटरनल में अपन ने क्या दे रखा है, ऑरेंज। ठीक है। तो इस H1 का कलर हो जाएगा ऑरेंज, फिर वो जाएगा इधर, तो इसको वापस ओवरराइट नहीं हो जाएगा? ओवरराइट करने के बाद वो एक्सटर्नल में जाएगा और इसका कलर ब्लू ब्लू नहीं कर देगा? तो आखिरी में जो लिंक करा हुआ है उसका ही आउटपुट मिलेगा। क्लियर? अगर हमने एक्सटर्नल का लिंक ऊपर लगा रखा है तो क्या होगा कि जो इंटरनल है उससे अपन को आउटपुट मिलेगा, और अगर एक्सटर्नल इंटरनल के बाद लगा हुआ है तो क्या होगा, एक्सटर्नल वाला आउटपुट मिलेगा। क्लियर? ये डिपेंडेंसी रहती है। अब ये जो है वो लॉजिकल क्वेश्चन ये कौन से बनते हैं जो अपन को इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको एक कोड बना के दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या आउटपुट आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है और जिससे हमारा इंटरव्यू थोड़ा सा गलत चल जाता है। उनके लिए ऐसा है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए।
जो भी छोटी मोटी चीज़ें जो भी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों को ज़्यादा पता हो जाता है और जो बेसिक बेसिक चीज़ें ना वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। क्लियर? तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए अपन ने ये बात समझी। ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ आती है होवर। लेट्स सी, होवर को एक बार देख लेते हैं, पहले समझा देता हूँ यहाँ पर और फिर कोड में समझाता हूँ कि होवर क्या होता है। अब देखो, होवर आपने कभी देखा होगा कि आप जब भी किसी बटन पे क्लिक कर रहे हो या फिर होवर कर रहे हो, तो होवर मतलब क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर कोई बटन है, ये बटन है, ठीक है। मेरा माउस जैसे इस बटन के ऊपर जा रहा है वो अपना कलर चेंज कर रहा है। क्लियर? इसको बोलते हैं माउस होवर। माउस यहाँ पर होवर कर रहा है। क्लियर? क्या बोलते हैं? HOVER, होवर। अब होवर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि यूं तो वो नॉर्मल रहता है, मान लो कि जब तक वो नॉर्मल है तब तक उसका कलर क्या है, रेड। ठीक है। बट जैसे ही मेरा माउस यहाँ जाता है, होवर करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और बैकग्राउंड कलर क्या दे देता है, ब्लू। जब तक नॉर्मल है तब तक रेड है, जैसे ही मेरा माउस वहां पर गया तो वो क्या हो गया, ब्लू। क्लियर? अब इसको क्या बोलते हैं, होवर। ठीक है, कि माउस होवर करता है तो प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, इसको होवर बोलते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा समझ लेते हैं हम कोड के थ्रू कि कैसे क्या हो रहा है। तो लेट्स हैव अ लुक। अपन वापस से हमारा फोल्डर ओपन कर लेते हैं जिसमें हम कोड करते हैं। यहाँ पर जाके एडीएस क्लास। ठीक है। अब यहाँ पर कोई सा भी एक फोल्डर में ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर आपको मैं होवर सिखा दूंगा। ये इंट्रो वाला ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल में ओपन किया और फिर यहाँ से सीधे सीधे हम VS कोड ओपन कर लेंगे। ओके। तो देखो H1 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यू टैग में हटा रहा हूँ, नॉर्मल H1 लिख रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल H1 लिखा हुआ है। या फिर एक काम करो, H1 को हटा दो, बटन बना लेते हैं, बटन के ऊपर लगा जस्ट सेकेंड, या फिर H1 पे भी लगा सकते हैं, कलर चेंज कर देंगे। ठीक है। अब इतना मैंने कर रखा है। अब मैंने ये भी हटा दिया। जैसे एक्सटर्नल वाली शीट है, उसमें देखो क्लास में कलर ग्रेड में रखा है, फिर उसी शीट पे मतलब उसी, हमेशा जो कोड रन होता है ना वो होता है टॉप टू बॉटम CSS। तो अगर आपने ऊपर एक ब्लू कलर दे रखा है और फिर वापस से उसी क्लास में आपने उसी क्लास को टारगेट करके वापस से दूसरा कलर दे दिया, तो दूसरा वाला कलर चलेगा, ब्लू वाला नहीं चलेगा। क्योंकि टॉप टू बॉटम जो लास्ट वाला रहेगा ना वही उस पर इम्प्लीमेंट होगा। क्लियर? क्योंकि टॉप टू बॉटम रीड करते करते वो चेंज करता रहेगा, तो आखिरी में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आउटपुट आएगा। उसके लिए इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिंक होना चाहिए। नहीं, वो सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, इंटरनल एक्सटर्नल की ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी कि दोनों साथ में ज़रूरत पड़े। ठीक है। या तो अपन मेनली एक्सटर्नल ही यूज़ करते हैं, पूरा का पूरा जो कोड रहता है ना एक्सटर्नल ही यूज़ करते हैं। अब इसके भी कुछ रीजंस है, क्योंकि अपन मान लो कि मैंने 2 पेजेस बनाए सेम सेम, तो अगर मैं इंटरनल यूज़ कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे करना पड़ता है कि इंटरनल में उसी फाइल पे आता है, HTML फाइल पे पूरा का पूरा कोड। तो उस पूरे के पूरे कोड को मैं क्या करना पड़ता है, वापस रीयूज़ नहीं कर पाता। बट अगर मेरे पास एक एक्सटर्नल CSS होगी तो मैं दोनों को लिंक कर दूँ इससे, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी। क्लियर? तो दोनों पेज एक ही CSS पे काम कर सकते हैं। समझ रहे हो कि CSS में कोई एक ही बार लिखनी पड़ी और दोनों पेज में काम हो गया, पर इंटरनल में ऐसा नहीं होता है। क्लियर? इसीलिए कम कोड में ज़्यादा काम करने के लिए एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, इसीलिए कॉर्पोरेट में भी हम एक्सटर्नल ही यूज़ करते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर H1 लिखा हुआ है। अब अपन ने यहाँ पर CSS लिंक कर रखी है, तो इसके अंदर अपन ने H1 को टारगेट किया। ठीक है। और उसकी इनिशियल अपन ने कलर क्या दे दिया, उसको कलर दे दिया अपन ने ब्लू। क्लियर? अब इसको अपन चला के देखते हैं। ठीक है, ये आ रहा है ब्लू, देखो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अब H1 लिखा, स्पेस लगाया, सॉरी H1 के बाद मैंने कॉलन लगाया, इसको कॉलन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा होवर। क्लियर? ये होवर लिखा, सॉरी जस्ट अ मिनट, H1 कॉलन होवर और फिर ब्रैकेट। अब अपन को वो प्रॉपर्टी देनी है जो होवर के बाद चेंज होगी।
क्लियर। तो यहाँ पर अभी कलर ये था, अब मैंने वापस से कलर लिया, एंटर किया और यहाँ पर मैंने कलर चेंज करके ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या चेंज आएगा, जैसे इस पे जाएगा ब्लैक हो रहा है, देखो। ठीक है, इसको होवर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर अपन इसकी जगह एक बटन बनाते हैं, देखो यहाँ पर मैं क्या बनाता, एक बटन बनाता। ठीक है, बटन में मैंने लिख दिया हेलो, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, उस बटन को टारगेट कर रहा हूँ। उसको मैंने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने उसको, ये जो भी है ये कलर। ठीक है, देखिए दे दिया। अब अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, होवर पे चेंज करना है, फिर से बटन लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा, होवर लिखूंगा, उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर बैकग्राउंड कलर वापस से सेट करूंगा और यहाँ पर मैं एक्वा कर दिया। देखो हो रहा चेंज। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी होवर की। कभी कभी ऐसा एनिमेशंस लगाने के लिए हम काम करते हैं, जैसे कि आपने कुछ पेजेस देखे होंगे जहाँ पर बटन पे क्लिक करने के बाद शेडो आ जाती है या फिर कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुझे शेडो लगानी होगी तो मैं इस कोड के यहाँ पर इस वाली जगह शेडो लगा दूंगा, तो जैसे ही वहाँ पर होवर होगा ना, शेडो अपने आप लिफ्ट दिखेगी अपन को पीछे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें होवर काम करती है, और आप जो चाहें जिस पे चाहें होवर लगा सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, नॉर्मली वही आएगा जो अपन ने बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा है। ये वाला देखो, ये मैंने नॉर्मली क्या ब्लू दे रखा था, उसके बाद मैंने क्या बोला, होवर आ होवर लग जाए, उसके बाद क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक हो गया। क्लियर, तो ये होवर है। अब एक और चीज़ होती है मीडिया क्वेरी। मीडिया क्वेरी देखो, अब मीडिया क्वेरी क्या होती है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए काम है। तो व्हाट इज मीडिया क्वेरी, मीडिया क्वेरी से सीएसएस टेक्निक इंट्रोड्यूस इन सीएसएस 3। क्या होता था कि लाइक जैसे कि देखो, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, इसको मैंने छोटा कर दिया, ये मैंने इसको कर दिया छोटा, देखो। तो रिस्पॉन्सिव है, देखो चेंज हो रही है जैसे जैसे छोटी होती जा रही है। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्सिव नहीं होती तो क्या होता कि ये बाहर निकल जाती इसके उस आउटलाइन से, क्या होता है, स्क्रीन से बाहर चले जाते बहुत सारे एलिमेंट्स, या फिर एलिमेंट्स अपन को कटे कटे दिखते हैं, कुछ भी हो सकता था। तो रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको मोबाइल में भी चला रहा हूँ तो मोबाइल भी अलग हो, मैं टैबलेट में चला रहा हूँ टैबलेट का भी अलग हो, और स्क्रीन में चला रहा हूँ तो इसका भी अलग हो। मतलब ऐसा है ना कि कुछ भी क्या बोल सकते हैं, स्क्रीन से बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर कुछ भी अलाइनमेंट उसका बिगड़ना नहीं चाहिए जब मैं किसी और मतलब डिवाइस में चलाऊँ। क्लियर, तो कुछ ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स मतलब क्या होता है, अपन को अलग अलग स्क्रीन साइज के लिए अलग अलग से उसको सेट करना पड़ता है। क्लियर, अपन कुछ ब्रेक पॉइंट्स पे सेट कर लेते हैं, जैसे कि अब इंस्पेक्ट किया मैंने, उसके लिए कुछ ये डेव टूल्स होते हैं, जैसे कि ये देखो, यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया। अब इंस्पेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर इस वाले पे क्लिक किया मैंने, अब क्या हुआ, इसको मिनिमाइज कर दिया। अब देखो यहाँ पर डायमेंशंस दिख रहे हैं, रिस्पॉन्सिव दिख रहे हैं। इसको ओपन किया, देखो यहाँ पे कितने सारे वो ऑप्शंस आ गए कि आईफोन एस ई में ऐसा दिखेगा, देखो आईफोन एस ई में ऐसा दिखेगा, उसके बाद फिर सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव है कि आपकी लैपटॉप स्क्रीन पे भी दिख रहा है, वही वेबसाइट आपकी मोबाइल पे भी दिख रहा है, पर अलग दिख रही है। आप चाहो तो कुछ एलिमेंट्स इसमें डिसेबल भी कर सकते हो कि यार ये एलिमेंट इस पे जम नहीं रहा है मोबाइल पे, इसको डिसेबल कर दो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट एलिमेंट ना हो तो डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर डिसेबल मतलब डिस्प्ले नन, डिस्प्ले नन करोगे डिसेबल हो जाए। क्लियर, इतना काम हुआ। उसके बाद अगर स्क्रीन साइज बढ़ी, मान लो कि स्क्रीन साइज थोड़ी सी और बढ़ी, अपन इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया, और अब स्क्रीन साइज अपने हिसाब से बढ़ाएंगे अपन, यहाँ पे देखो बढ़ रही है, देखो सेट होते जा रही है, धीरे धीरे इसको फुल कर दें और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाएं, देखो। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिव बनाने को क्या बोलते हैं अपन, मीडिया क्वेरी लिखना पड़ती है रिस्पॉन्सिव बनाने। अब मीडिया क्वेरी कैसे लिखेंगे, दैट्स द मेन पॉइंट। तो सबसे पहले इसको यहाँ से हटाएं और नॉर्मली देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डेस्कटॉप, टैबलेट और फ़ोन। ठीक है, अब इसके कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं, देखो यहाँ पर उसने क्या लिख रखा है, मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल। ये कोड जब रन करेगा जब उसकी मिनिमम विड्थ क्या होगी, 600 पिक्सल। उसके नीचे गए तो यहाँ पर गए,
768 पिक्सल, मिनिमम विड्थ 768 की इतनी तो होनी चाहिए, ठीक है, इतनी, और उसके बाद तो ये चलेगा। उसके बाद अपन और भी ब्रेक पॉइंट से अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स पे अपन को क्या करना पड़ता है, उसको सेट करना पड़ता है। अगर अपन देखें कि ब्रेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स यहाँ पर देखो क्या है, 600 पिक्सल, उसके बाद फिर यहाँ पर आ रहा है 768, फिर 992 और फिर 1200, ठीक है। 4 पे अगर आपने मीडिया क्वेरी लिख दी तो बस बात खत्म, हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर ये बोल रहा है लार्ज लैपटॉप्स और डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। ये काय के लिए होता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए ये वाला होता है, लैंडस्केप टैबलेट्स के लिए ये वाला होता है, और पोर्ट्रेट टैबलेट्स के लिए ये वाला होता है, ठीक है। और फ़ोन्स के लिए 600 पिक्सल होता ही है। तो अलग अलग व्यू पे अलग अलग चीज़ों से सेट करने में क्या बोलते हैं अपन, रिस्पॉन्सिव बनाना, अलग अलग एलिमेंट्स। अब मान लो कि कुछ एलिमेंट है मेरे पास, वो काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, काफ़ी बड़े मतलब मान लो मेरे डेस्कटॉप के हिसाब से है, और उनकी विड्थ है मान लो फुल स्क्रीन के हिसाब से, अगर यहाँ से यहाँ तक देख लें तो 1200 मान लो, कोई एक अप्रोक्सीमेशन ले लिया मैंने 1200 पिक्सल। अब 1200 पिक्सल अगर मैं मोबाइल में चलाने जाऊँगा तो वो बाहर नहीं निकलेगा, ऑब्वियसली निकलेगा। तो इसीलिए अपन ने क्या दिया, उसको 100% वेट दे दी। अब 100% वेट मतलब क्या होता है कि अगर वो स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे चलेगा तो मोबाइल की 100% के हिसाब से ले लेगा। तो जहाँ जहाँ अपन परसेंटेज यूज़ कर रहे हैं ना, वहाँ वहाँ अपन अच्छे से काम कर रहे हैं, मतलब वो रिस्पॉन्सिव है एक टाइप से। अगर मैंने परसेंटेज यूज़ किया है तो जैसे ही मैं फ़ोन में चलाऊंगा तो परसेंटेज उसके हिसाब से ले लेगा, क्लियर। तो वहाँ पर मीडिया क्वेरी थोड़ी सी बच जाएगी, तो कोड लिखना कम हो जाता है अगर अपन परसेंटेज यूज़ करते हैं मुझसे जगह, क्लियर। तो यहाँ पर अपन कोड लिखेंगे तो सबसे पहला काम आपको आप लोगों को क्या है, होवर प्रैक्टिस करना है। व्हाट इज होवर। उसके बाद जो लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाले जो मैंने अभी बताया सीएसएस वाले, वो देखना है। अब अब ये देखना आपको टैग और क्लास और ये आईडी तीनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ठीक है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद ये वापस से ये बनेगा कि 2 बार अगर मैंने उसको वो कर दिया, टारगेट कर दिया, तो प्रायोरिटी किसकी हाई होगी, वो देखना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्लेसमेंट के लिए, क्लियर। तो क्योंकि कभी भी आपको यूँ नहीं बोलेंगे कि यार चलो ये करके बताओ, वो मशीन टेस्ट हो जाएगा। तो मशीन टेस्ट के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो वो लॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस वो ऐसे पूछते हैं ताकि आप फंस जाओ, ठीक है। तो अपने लॉजिक्स थोड़े ना ठीक के जाना। अब ये लॉजिकल क्वेश्चंस नहीं हो सकते मल्टीपल टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपन को समझ नहीं आता है यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो यहाँ ऐसा लिख रखा है, कहीं ना कहीं आपने उसको डबल टारगेट कर रखा होता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। इसलिए सिंगल टाइम टारगेट करो बस बहुत है। जहाँ डबल बार टारगेट हुई वहाँ पे आपका कोड बिगड़ेगा, क्लियर। तो ये पढ़ के आना है आपको ब्रेक पॉइंट्स, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा मीडिया क्वेरी पढ़ के आना है। कल अपन मीडिया क्वेरी को बनाएंगे, क्लियर, कैसे मीडिया क्वेरी लगानी है, कैसे करना है, क्लियर। मीडिया क्वेरी लगाने के बाद कुछ एक दो टॉपिक और बचेंगे हमारे एचटीएमएल में, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। मतलब नेक्स्ट मतलब ये वाला जो मंडे आ रहा है उससे हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर देंगे।